डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। ओके, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टर्म, मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम सिंबलाइज करेंगे एम से। ओके बेटा, मोलैलिटी इज बाय डेफिनेशन number of moles of solute present in 1 kg of the solvent. Okay, let us say हमारे पास एक सॉल्यूशन है। let us say मैं ऐसे कहूं बेटी, मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। let us say मैं कहूं कि मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इसमें लिए है बेटी 2 और इसको मैंने डिसॉल्व किया है। लेट अस से मैं कहूंगा 8 kg ऑफ वाटर। वाटर यहां सॉल्वेंट है, ठीक है बेटी। तो हम यूनिटी मेथड यूज करेंगे, ठीक बेटी। तो मैं बोल सकता हूं ऐसा, 8 kg ऑफ वाटर में मौजूद है बेटी 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, जो कि यहां सॉल्यूट है, ठीक है बेटी। तो मुझे बताएं यूनिटी मेथड से 1 kg ऑफ वाटर में कितने मोल्स ऑफ ग्लूकोज होंगे? दैट विल बी सिंपली 2 डिवाइड बाय 8, ठीक है बेटी। तो व्हाट इज 2 डिवाइड बाय 8? ये है नंबर ऑफ 2 डिवाइड बाय 8 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है बेटी। तो फिर मैं ऐसे बोलूं मोलैलिटी m इज इक्वल, ये ऊपर वाला टर्म जो न्यूमरेटर में है दैट इज 2, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे जो 8 है that is mass absorbed in kgs. So molarity is simply number of moles of solute, that is n solute divided by mass of solvent in kg. ठीक है, तो molarity is by definition number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. ओके बेटा, हम इसको आगे ले जाते हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी को अगर हम एक्सप्रेस करें इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो वो आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय हुआ बेटे 1000। यानी अगर आपको सॉल्वेंट का मास दिया है इन ग्राम्स में और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं केजी में, तो आप उसको डिवाइड करेंगे 1000। ये सिंपल है। जैसे मान लो ठीक मेरे पास है बेटे 500 ग्राम, तो 500 ग्राम आधा केजी हुआ, वो सिंपली हुआ 500 डिवाइड बाय 1000, वो हो गया 1/2 आधा केजी, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास है 4000 ग्राम्स, ठीक, तो 4000 ग्राम सिंपली 4 केजी हुए, वो हुआ सिंपली 4000 डिवाइड बाय 1000, दैट इज सिंपली इक्वल 4 केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी वो हो गया इक्वल मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइड बाय हुआ शाबाश 1000, ठीक है बेटा। ओके, अगर मैं इसको ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं तो मोलैरिटी हमारा बनेगा बेटे, ठीक बेटे, y इक्वल y का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ठीक बेटे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1000, वो आएगा इक्वल मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां इसमें डिवाइड करने जा रहा हूं, तो यहां आएगा बेटे मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ऊपर जाएगा, तो मोलैरिटी इसके बराबर भी आएगा। यानी मोलैरिटी आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute into 1000 divided by mass of solvent in gram, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं, इससे पहले वाले लेक्चर में मैं ये पढ़ा चुका हूं आपको कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute के बारे में मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है बेटी। तो मोलैरिटी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटी, मोलैरिटी इज इक्वल, ठीक बेटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute किसके बराबर होता है बेटी? होता है मास ऑफ solute इन ग्राम्स, मास ऑफ solute इन ग्राम्स, ठीक है, divided by molar mass of solute, ठीक है, molar mass of solute, molar mass of solute, ठीक है। और ऊपर वाला टर्म रहेगा 1000 और नीचे यहां मल्टीप्लाई होगा बेटी मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो ये वाला टर्म भी हो गया मोलैरिटी, ठीक है। ओके, ये हुआ मोलैरिटी।
मोलैलिटी के बारे में अगेन मैं ये बात करने जा रहा हूं, जैसे मैं इससे पहले वाले लेक्चर में ये डिस्कस कर चुका हूं कि ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहली बात जो मैं यहां करने जा रहा हूं बेटे, ठीक है, मोलैलिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, नंबर सेकंड, मोलैलिटी का रिलेशनशिप मास के साथ है और मास टेंपरेचर के साथ चेंज नहीं होता, तो मैं ऐसे कह सकता हूं अनलाइक मोलैलिटी कैपिटल एम, मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद टेंपरेचर। मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद टेंपरेचर। मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद टेंपरेचर। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट, what will be the units of molarity? Units क्या आएंगे बेटे इसकी? Units of M molarity वो आएगा बेटे मोल kg इनवर्स, यानी मोल पर केजी, सिंपली मोल kg इनवर्स। ओके बेटे, नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है बेटे relationship between molarity and mole fraction of solute. Relationship between molarity and mole fraction of solute. Mole fraction of solute. Mole fraction of solute. Okay बेटे, let us say मेरे पास बेटे एक सॉल्यूशन है, ठीक है बेटे, जिसमें एक कंपाउंड है बी, लेट्स से बी आपका सॉल्यूट है और लेट्स से बी बेटे सॉल्यूट है, ठीक है बेटे, और इसमें दूसरा कंपाउंड है लेट्स से ए और ये वाला कंपाउंड है बेटे सॉल्वेंट, ठीक है बेटे। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन Ma is molar mass of solvent. Let us say chi B is mole fraction of solute. ठीक है बेटी, let us say इस सॉल्यूशन का जो मोलैलिटी है that is M, स्मॉल m, इस सॉल्यूशन का है मोलैलिटी, ठीक है भाई। हमें देखना है कि ये काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इस मोलैलिटी के साथ कैसे रिलेट है, ठीक है भाई, चल के देखते हैं। ओके, जरा आप इस डब्बे की ओर गौर से देखें जो मैं यहां बोर्ड पर बना रहा हूं, ठीक है भाई। मुझे बताएं काई सॉल्यूट जो है यानी काई बी वो है बाय डेफिनेशन, वो आएगा सिंपली बाय डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट इज Na प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिस बाय डेफिनेशन। अब ये मैं इससे पहले बात कर चुका हूं कि ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इस सॉल्यूशन की किसी भी पोर्शन का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करूं तो इस सॉल्यूशन का एज अ होल वही मोल फ्रैक्शन होगा, यानी जो मोल फ्रैक्शन इसके एक छोटे से पोर्शन का होगा वही मोल फ्रैक्शन कंप्लीट सॉल्यूशन का भी होगा। इसी तरह की प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता उसको आप बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड मोल फ्रैक्शन इन जनरल ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है बेटी। ओके, हम जानते हैं बाय डेफिनेशन मोलैरिटी स्मॉल m is by definition
नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक, मिसाल के तौर पर अगर मुझे दिया हो मेरे पास एक सॉल्यूशन है और उसका मोलैरिटी का वैल्यू स्मॉल m का वैल्यू है 2 मोलर, तो 2 मोलर का मतलब फिर ये हुआ कि 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 kg और 1000 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट। अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन होता और उसका मोलैरिटी का वैल्यू होता 4, तो इसका मतलब ये बनता 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 kg और 1000 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट। इन जनरल अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है और उसका गिवन है मोलैरिटी स्मॉल m, तो इसका मतलब ये हुआ कि m मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 kg और 1000 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इस सॉल्यूशन के 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को कंसीडरेशन में लूं, तो मुझे उस 1000 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है, और वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना पता है, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मोलैरिटी। यानी जो मोलैरिटी का वैल्यू होगा, अगर मोलैरिटी का वैल्यू 4 होगा तो इसका मतलब 1000 ग्राम्स में 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। अगर मोलैरिटी का वैल्यू 5 होगा, ठीक है, तो इसका मतलब 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। इन जनरल अगर उसका मोलैरिटी का वैल्यू m है, तो इसका मतलब m मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है बेटी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फिर हमें पता है, दैट इज सिंपली इक्वल टू m डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगेन m। अब हमें जो चाहिए वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें जो चाहिए वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे निकालेंगे बेटी, क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है बेटी, मुझे बताइए ये जो m ऊपर आपने लिखा ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मगर कितने मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। यानी हमें मास ऑफ सॉल्वेंट पता है और वो कितना है बेटी 1000 ग्राम। अब अगर मैं इस 1000 ग्राम को डिवाइड बाय करूं मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हम मान के चले हैं Ma, ठीक है, तो फिर 1000 डिवाइड बाय Ma जो होगा ये होगा बेटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। 1000 डिवाइड बाय Ma नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो वही तो हुआ, ये हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये है जो रिलेशनशिप है बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है बेटी, हां, फॉर एक्वस सॉल्यूशन, for aqueous solutions, क्योंकि aqueous solutions by definition वो सारे solutions जिसमें पानी होगा सॉल्वेंट, ठीक है, और वाटर का मोलर मास है 18, तो हम इसको लिख सकते हैं काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वो आएगा सिंपली इक्वल टू m डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 18, 1000 डिवाइड बाय 18 इज मोलर मास ऑफ वाटर, और प्लस आएगा बेटे m, ये हुआ, मगर ये वाली फार्मूला यूज होगी सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए, जनरल फार्मूला ऊपर ही है। हमेशा मेरी मैसेज सुनो, मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप ऊपर वाली फार्मूला ही याद करें, क्योंकि वो सारे सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। लेकिन ये जो फार्मूला है जो कि आपको बुक्स में मिलती है अक्सर बेशतर कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 18 प्लस मोलैरिटी, इट इज ट्रू ओनली फॉर एक्वस सॉल्यूशंस, यानी जिसमें वाटर होगा एज अ सॉल्वेंट। ठीक है बेटे, ओके। अगर हम इस इक्वेशन से ऑब्टेन करना चाहे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो अगेन हम जानते हैं सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपाउंड्स इज इक्वल टू 1। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल गया तो मैं यहां से निकाल सकता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। कैसे, मोल फ्रैक्शन काई ए प्लस काई बी, काई ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, काई बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो वो आना चाहिए इक्वल 1। तो मुझे बताइए जो काई ए होगा वो होगा 1 माइनस काई बी, 1 माइनस काई, सिंपली वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां मैं पहली बात जो आपके जहन में डालना चाहता हूं, नोट करने वाली बात है, अगेन मैं ये रिपीट कर रहा हूं, ठीक बेटी, ठीक, काई ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है बेटी, अगर हमें काई बी वहां से उस इक्वेशन हमने ऑब्टेन किया तो हम बाद में काई ए निकाल सकते हैं। मैं नहीं चाहता आप इसका और एक फार्मूला याद करो। ठीक है बेटी, हाँ, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी दिया है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी दिया है, तो हम उन दोनों वाले इक्वेशन को इस वाले पैरामीटर में ला सकते हैं। ठीक है बेटी, जरा इस इक्वेशन का मैं नाम रखूं फर्स्ट। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को रीअरेंज करूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमें मिलेगा बेटे 1 डिवाइड बाय काई बी, 1 डिवाइड बाय काई बी।
वो मिलेगा बेटे 1000, सॉरी इसको हम बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बेटे। तो हमें 1 डिवाइड बाई काई भी मिलेगा बेटे, वो मिलेगा फिर जब मैं 1 डिवाइड बाई काई भी लिख रहा हूं तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई काई भी, वो हो गया 1 डिवाइड बाई दिस टर्म, फिर ये वाला टर्म ऊपर जाएगा और ये वाला टर्म नीचे आएगा, यानी वो आएगा इक्वल, वो आएगा 1000 डिवाइड बाई एम ए प्लस एम डिवाइड बाई एम, ठीक है। तो हमें मिलेगा यहां, हमें मिलेगा 1 डिवाइड बाई काई भी इज इक्वल, ये एम कैंसिल होगा, यहां आएगा बेटी, ये आएगा 1000 डिवाइड बाई, ये हुआ एम ए इंटू एम प्लस हुआ 1, ठीक है। ओके, इसको आगे ले जाएंगे। ओके बेटा, इसको आगे ले जाएंगे तो यहां से फॉलो होगा 1 डिवाइड बाई काई बी माइनस 1 विल बी इक्वल 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू हुआ बेटे मोलैरिटी, ठीक बेटे। तो ये टर्म बना 1 माइनस काई बी डिवाइडेड बाय आई बेटे शाबाश काई बी, दैट इज इक्वल, वो हुआ 1000 डिवाइडेड बाय एम ए इनटू एम, 1 माइनस काई बी इज इक्वल काई, तो ये बना काई ए बाय काई बी will be equal 1000 divided by MA into her molarity, ठीक है बेटी। तो जरा मैं इस वाले टर्म को यहां ले जाऊं तो मोलैरिटी फिर आएगा इक्वल, वो आएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय काई बी डिवाइडेड बाय MA into काई ए। तो इस तरह से हम इस वाली फॉर्मूला को भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमें कभी सिंपल मतलब इससे हमें तुम्हारा टाइम बचेगा, क्वेश्चन में अगर हमें काई भी दिया है और मोलैरिटी निकाल, तो यू कैन यूज दिस फार्मूला एंड यू कैन गेट द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, कैपिटल एम, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कैसे निकालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके बेटी, लेट अस से अगेन हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, लेट अस से हमें गिवन है गिवन ये हमें दिया है वहां से इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी इज इक्वल कैपिटल एम। लेट अस से फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम कहें कि इस सॉल्यूशन का डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल डी ग्राम पर ml। Let us say MB is molar mass of solute. MB is molar mass of solute.
हमें मोलैरिटी दिया है, हमें डेंसिटी दिया है, हमें मोलर मास एब्सोल्यूट दिया है और हमें बोला गया है मोलैरिटी, इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालें। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे ऑब्टेन करें। अगेन आप जरा इस डब्बे की ओर देखिए प्रॉपरली और पूरे गौर से सुने। ओके बेटी, ध्यान देने वाली बात। ठीक बेटी, सबसे पहले मैं अगेन यूज करूंगा बेसिक डिफिनेशन ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी को मैं यहां सिंबलाइज करने जा रहा हूं एम से, स्मॉल एम से, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो मोलैरिटी इससे पहले मैं बता चुका हूं, मोलैरिटी इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट into 1000 divided by mass of solvent in gram। हाँ बेटी, क्योंकि मैंने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया है इसलिए नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स। अगर मैं 1000 मल्टीप्लाई नहीं करता तो नीचे डिवाइड बाय होता मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है बेटी, हाँ अगेन मैं आपको ये याद दिलाऊं, चाहे मोलैरिटी हो चाहे मोलैरिटी हो, यानी चाहे कैपिटल एम हो चाहे स्मॉल एम हो, चाहे कोई भी कंसंट्रेशन टर्म हो, ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब ये बात मैं क्यों दोहरा रहा हूं, इससे हमारा जो ये डेरिवेशन है, ठीक है, ये जो यहां मैं डिराइव करने जा रहा हूं, यहां इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, इससे इसमें टाइम कम लगता है। अदरवाइज देयर आर ऑल्टरनेट वेज जो आपको बुक्स में मिलते हैं। ठीक है, आप बुक देखें, बाकी सारे ऑल्टरनेट वेज टू डिराइव द सेम इक्वेशन। मगर इस वाले टर्म को अगर आप जहन में बैठा लेंगे कि मोलैरिटी हो चाहे मोलैरिटी हो चाहे मोल फ्रैक्शन हो, यानी इन जनरल ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगर ये बात जहन में लेके चलेंगे तो फिर ये सारा चक्कर, ये सारा जो डेरिवेशन है ये आसान हो जाएगा बेटी। ओके, देखिए बेटी, समझने वाली बात क्या है, अगर मैं इस सॉल्यूशन के 1000 ml को लूं कंसिडरेशन में, अब ये 1000 ml नहीं क्यों लिया मैंने, क्योंकि हमें गिवन है मोलैरिटी, और मोलैरिटी है बाय डेफिनेशन वो है नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml और 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्यूशन है 5 मोलर तो 5 मोलर का मतलब होता है 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्यूशन है 2 मोलर, 2 कैपिटल एम, तो इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। इन जनरल अगर मेरे पास है कैपिटल एम यानी m मोलर, तो इसका मतलब m मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं सीधे से लिखूंगा m इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मुझे पता है, दैट इज कैपिटल M। मोलैरिटी मल्टीप्लाई मैं करने जा रहा हूं बेटी 1000 है बाय फार्मूला। अब नीचे मैं जो लिखने जा रहा हूं वो है सिंपली मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि मुझे लिखना होगा इन ग्राम्स। ठीक है, यानी मुझे 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में देखना है, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में मुझे देखना है मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा इन ग्राम। ठीक है, ध्यान से देखिए, गौर से वाली बात है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट मैं कैसे ऑब्टेन करूंगा, क्योंकि मास इज एन एक्टिव प्रॉपर्टी। मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन दैट विल बी सिंपली इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशन को सब्ट्रैक्ट करूं मास ऑफ सॉल्यूट, तो वहां से मुझे इजीली ऑब्टेन होगा मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्योंकि मुझे डेंसिटी दिया है, मगर मुझे डेंसिटी दिया है सॉल्यूशन का, तो फिर D जो होगा बेटे, D इन ग्राम पर ml, वो होगा मास ऑफ सॉल्यूशन m ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि मैंने कितना वॉल्यूम लिया है इनटू कंसंट्रेशन, मैंने वॉल्यूम लिया है जो कंसंट्रेशन में लिया है वो मैंने लिए 1000 ml से, 1000 ml। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा डेंसिटी इन ग्राम पर ml इनटू हुआ 1000। अब मैंने 1000 ml क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मैंने जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन में लिए, जो कि मैंने ऊपर फार्मूला में लिखा, दैट इज सिंपली इक्वल कैपिटल M। ठीक है, वो मैंने 1000 ml ही दिए थे, क्योंकि मोलैरिटी इज बाय डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए बेटे अगर मुझे यहां मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो ये हो गया 1000 ml जो कि मैंने लिए कंसंट्रेशन में, 1000 इनटू डेंसिटी, ये मेरा बना मास ऑफ सॉल्यूशन। यानी यहां मैं लिखने जा रहा हूं 1000 इनटू डेंसिटी, ये होगा मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। मगर मुझे जो नीचे डिवाइड करना है वो मुझे डिवाइड करना है मास ऑफ सॉल्वेंट। मैंने अभी सिर्फ निकाला मास ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर इस मास ऑफ सॉल्यूशन को मैं सब्ट्रैक्ट करूं मास ऑफ सॉल्यूट, तो हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है जरा मुझे बताइए बेटे। अगर मेरे पास, हम जानते हैं व्हाट इज MV, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी मास ऑफ 1 मोल। अगर 1 मोल सॉल्यूट का मोलर मास है MV,
ठीक है बेटी, 2 मोल सोल्यूट का मास होगा सिंपली 2 टाइम्स mv, 3 मोल सोल्यूट का होगा 3 टाइम्स mv। अगर मेरे पास m मोल सोल्यूट के हैं, वो m मोल्स है ना 1000 ml में, ठीक है, तो m मोल्स का जो मास होगा वो होगा m टाइम्स mv, m टाइम्स mv। तो इसका मतलब ये हो गया जो सोल्यूट का मास होगा बेटी वो होगा m टाइम्स mv। तो ये वाला टर्म क्या है, ये वाला, ये है मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये वाला टर्म क्या है, ये है बेटे मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स को जब मैं सबट्रैक्ट करने जा रहा हूं मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, तो ये मुझे मिलेगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, जो कि मुझे यहां चाहिए था, ये आपका हो गया फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसको रीअरेंज करके और इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप अननेसेसरी फार्मूला यूज करें। ठीक है, बेटर है कि आप इसको याद करें, ठीक है, यहां तक, और इसके ऑनवर्ड्स इसको रीअरेंज करके हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटे वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को पढ़ने से पहले बेटे 11th में आपने 11th वाले टॉपिक में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है, 11th वाले क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट, और उस बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने एक टर्म पढ़ा होगा इक्विवेलेंट मास। ठीक है, नॉर्मेलिटी को डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। इसलिए मैं कुछ बातें, कुछ फॉर्मूले रिपीट करने जा रहा हूं इक्विवेलेंट मास के, जो हमें यहां काम आएंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह हम नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। ठीक है बेटी, तो सबसे पहली बात जो मैं करने जा रहा हूं वो है इक्विवेलेंट मास। तो यहां मैं कुछ फॉर्मूला आपको याद दिलाने जा रहा हूं। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, मैं इक्विवेलेंट मास को डिफाइन नहीं करने जा रहा हूं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है बेटे, इंशाल्लाह बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो 11th का टॉपिक है उसमें इसका मैं पूरा डिटेल से डिस्कशन करूंगा। तो यहां मैं आपके लिए कुछ बातें लिखने जा रहा हूं। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज सिंपली इक्वल, वो है बेटे एटॉमिक मास, atomic mass divided by valency, पहला टर्म। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो हमें रिक्वायरमेंट है नॉर्मेलिटी को डिफाइन करने के लिए, वो मैं लिखने जा रहा हूं इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड इज इक्वल molecular mass, molecular mass divided by basicity, basicity। यहां और एक टर्म आगे बेटे वो है बेसिटी। बेसिटी किसके बराबर है, बेसिटी इज इक्वल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H positive ions per molecule। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, एक है रिप्लेसेबल और दूसरा है पर मॉलिक्यूल। ठीक, वो है बाय डिफिनेशन बेसिटी। ओके बेटी, यहां मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं। ओके बेटी, यहां मैं लिख रहा हूं बेटी एसिड, यहां मैं इसका लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर मास mm, मॉलिक्यूलर मास, इसमें मैं लिख रहा हूं बेसिटी, और यहां मैं इसका लिख रहा हूं इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। ओके बेटी, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। जैसे मेरे पास है बेटे HCl, HCl का मॉलिक्यूलर मास सिंपली हुआ बेटे, HCl का मॉलिक्यूलर मास सिंपली हुआ, ठीक है,
वो हुआ समेशन ऑफ द एटॉमिक मासेस, वो हुआ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन का हुआ 35.5, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हुआ 36.5। ओके बेटे, अब अगर आप HCl को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पर मॉलिक्यूल एक ही H पॉजिटिव जनरेट होता है, इसका बेस T है इक्वल टू 1, तो इसका जो इक्वल मास बनेगा वो अगेन बनेगा 36.5। ठीक बेटे, मेरे पास बेटे CH3 COOH एसिटिक एसिड। ओके बेटे, अगर हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इट आयोनाइजेस लाइक दिस, इट गिव्स CH3 COO नेगेटिव प्लस इट गिव्स बेटे शाबाश H पॉजिटिव, यानी पर मॉलिक्यूल एक ही प्रोटॉन जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो अगेन इसका बेस T 1 ही आएगा। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो हम सिंपली करेंगे समेशन ऑफ द एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हुआ 12 हो गया 24 प्लस 4 हाइड्रोजन है। ठीक है बेटे, तो 24 प्लस 4 हो गया 28, फिर यहाँ एक ऑप्शन का हुआ 16, दूसरे ऑप्शन का हुआ 16 और 16 हुआ 32 प्लस 28, ये सारा हो गया बेटे 60, तो इसका इक्वल मास बनेगा 60 डिवाइडेड बाय 1, दैट्स अगेन 60। मेरे पास दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात है, वो है H2SO4। H2SO4 को अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन में लेंगे, डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन में लेंगे, तो हम जानते हैं कि पर मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 दो H पॉजिटिव जनरेट होते हैं, क्योंकि H2SO4 आयोनाइज होता है, ठीक है, ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, मगर दिस टू ओनली व्हेन द सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली डाइल्यूट। ठीक है, तो अगर वहां मेंशन ना हो, ठीक है, अगर वहां इसका आयोनाइजेशन बिहेवियर ना दिया हो, तो हम मान के चलेंगे आवर सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली डाइल्यूट। ठीक है, तो इसका H2SO4 का बेस T जो आएगा वो आएगा 2। ठीक है, अगर आप अगेन इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, कैसे? सिंपली सम करेंगे एटॉमिक मास का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हुआ 1, सल्फर का एटॉमिक मास है 32, ऑक्सीजन का है 16, आप सम करें आपको मिलेगा 98, तो 98 को जब मैं डिवाइड करूंगा 2, वो हो गया बेटे 49, ये इसका बनेगा बेटे इक्वल मास। इसी तरह बेटे ठीक है, अगर मेरे पास है बेटे H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है बेटे, फॉस्फोरिक एसिड के पानी में हम आयोनाइज करते हैं, अगेन क्योंकि हकीकत तो ये है कि H3PO कोई भी पॉलीप्रोटिक एसिड इट आयोनाइजेस इन स्टेपवाइज। ठीक है, अगर वहां इसका आयोनाइजिंग बिहेवियर दिखाया गया है, तो जितने भी, अगर मान लो उसने इसका आयन बिहेवियर ऐसे दिखाया H3PO4 gives H2PO4 with a negative plus H positive, यानी पर मॉलिक्यूल एक ही प्रोटॉन जनरेट किया है, तब इसका लिया जाएगा बेस T इक्वल 1। लेकिन अगर उसने ये केमिकल इक्वेशन आपको वहां मेंशन नहीं की है, तो फिर मान के चलेंगे इसको कि ये इसने डिसॉल्व किया है इन एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, यानी सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली डाइल्यूट। इन दैट केस the H3PO4 will be ionized like this, it will give 3 times H positive plus PO4 3 negative, यानी पर मॉलिक्यूल आपको जनरेट होंगे 3 प्रोटॉन्स, तो इसका बेस T आएगा बेटे 3। आप सम करें इसका एटॉमिक मास का, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हुआ 1, ठीक है, फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16, सम करें आपको अगेन मिलेगा 98, तो इसका इक्वल मास बनेगा 98/3। ठीक है, यहां इसका ख्याल रखें, अक्सर बेशर ये पूछते हैं, क्योंकि ये आपको पी ब्लॉक में पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, हमारे पास एक एसिड है बेटे H3PO3 सॉरी, ये हुआ फॉस्फोरिक एसिड और ये हुआ फॉस्फोरस एसिड H3PO3। ठीक है, अगर आप फार्मूला से, अगर आप सिंपली H देख के बेस से निकालेंगे, बेस नहीं, तो यहां फिर इसमें 3 H थे, यहां भी 3 H थे, लग रहा है कि इसका बेस T है, मेरी शाबाश, इसका बेस T लग रहा है कि 3 है, मगर इसका बेस T 2 है। ठीक, आप इंशाल्लाह पी ब्लॉक में इसको आपको पढ़ेंगे, पता चलेगा कि यहां जो सिर्फ 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो डायरेक्टली अटैच है, जो डायरेक्टली बॉन्ड है फॉस्फोरस के साथ, इसमें से एक H एटम में फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली बॉन्ड है। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है 2.5, हाइड्रोजन का 2.1 है। फॉस्फोरस और H के दरमियान जो कोलन बॉन्ड है वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, इसलिए पानी में वो आयोनाइज नहीं हो पाता, यानी प्रैक्टिकली यहां H3PO4 जो है ना, मैक्सिमम ये डिसोसिएट, यानी ये दे सकता है 2 प्रोटॉन्स, वो भी इन एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इसका बेस T कितना है? ठीक है, इसका बेस T है 2, तो यहां गलती होने का चांस है, इसलिए बेटे हम इसको स्टार करेंगे। ओके बेटे, बेस T है 2। अगेन इसका अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, फॉस्फोरस का एटॉमिक मास हुआ 31, ठीक है, और ऑक्सीजन का हुआ 16, हाइड्रोजन का 1, ठीक है, 3 टाइम्स 16 है,
16 16 16 हो गया 48, 48 प्लस 31, 48 प्लस 31, 48 प्लस 31 और ये हो गया 3, तो ये बेटे 31 प्लस 3 हो गया 34, तो ये हुआ बेटे 48 प्लस 34, 48 प्लस 34 हुआ 82, 82 आप डिवाइड करें 82 बाई 2 तो आपको मिलेगा इसका इक्वल मास 41। ठीक है बेटे, अगेन मेरे पास है बेटे, मेरे पास है बेटे H3PO2। अगेन यहां फॉर्मूला देख के गलती होने का चांस है, तो अपैरेंटली लग रहा है यहां इसका बेस टी है बेटे, क्या इसका बेस टी लग रहा है 3, मगर यहां इसका बेस टी है बेटे 1। ठीक है, यहां अगेन वही मतलब रीजन सेम है, यहां एक ही H एटम है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, यहां दो H एटम का सिंगल बॉन्ड है फास्फोरस के साथ, और वो दोनों वाले जो बॉन्ड्स हैं H एटम्स के फास्फोरस के साथ वो प्रैक्टिकली नॉन पोलर है और वो पानी में आयोनाइज नहीं हो पाते। ठीक है, तो इसका बेस टी है इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, फास्फोरस का हो गया 31, ये हुआ 16 और 16 हो गया 32, और ये हो गया 3, 31 प्लस 3 हुआ 34, 34 प्लस 32 ये हुआ बेटे शाबाश 66, तो इसका जो इक्वल मास बनेगा वो बनेगा बेटे 66। ठीक है, और एक है H3BO3 बोरिक एसिड। ठीक है, यहां भी गलती होने का चांस है। ठीक है, H3BO3 जो है बेटे इट डज नॉट बिहेव लाइक एन अल्कीनेज एसिड। ठीक बेटे, ये यहां मैं डिस्कशन करूंगा तो डिस्कशन से बहुत डिवेट हो जाएंगे। ठीक है, आगे आपको पता चलेगा कि H3BO3 बिहेव लाइक एन एसिड, मगर ये बिहेव करता है लाइक एन एसिड जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, बट इट डज नॉट बिहेव, it does not generate it does not generate its own H positive. Rather, H3BO3 adds one molecule of water and gives H positive plus it gives BOH whole 4 with a negative. यानी it generates the proton indirectly. लेकिन पर मॉलिक्यूल एक ही प्रोटॉन जनरेट हो रहा है बेटे, इसलिए इसका बेस टी भी 1 आएगा। मैं चाहता हूं इसको आप रिमूव करें, क्योंकि यहां इसका डिस्कशन करूंगा तो बहुत टॉपिक से बहुत ज्यादा डिबेट हो जाएंगे। ठीक है बेटे, ठीक है, H3BO3 दिए बहुत। ठीक है, बोरान का मॉलिक्यूलर मास, बोरान का सॉरी एटॉमिक मास है 11, ये हुआ 3 और 11 प्लस 3 हुआ 14, 14 प्लस ये हुआ बेटे 48, ये हुआ 48, 48 प्लस 14 तो ये हुआ 62। ठीक है, तो इसका इक्वल मास बनेगा अगेन 62। ठीक है बेटे, ओके, ये हुआ इक्वल मास ऑफ एन एसिड। नेक्स्ट जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं बेटे वो है इक्वल मास ऑफ एन अल्कली। इक्वल मास ऑफ एन अल्कली। इक्वल मास ऑफ एन अल्कली, अल्कली किसको हम पहले बोलते हैं, अल्कली हुआ बेटे soluble base which generates OH negative ions upon ionization। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये जनरेट होगा बेटे, जनरेट करके देगा बेटे Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अगर हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, पानी में डिसॉल्व करेंगे इट विल गिव अस कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव। ठीक है बेटे, ओके बेटे, इक्वल मास ऑफ एन अल्कली हुआ बेटे वो सिंपली हुआ बेटे, क्योंकि अल्कलीज आर आयनिक कंपाउंड्स इसलिए मैं यहां लिखूंगा फार्मूला मास divided by acidity। acidity, acidity क्या है बेटे, acidity is equal to number of replaceable या ionizable, number of replaceable OH negative ions per formula unit, पर फॉर्मूला यूनिट। ठीक बेटे, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं बेटे अल्कली, दूसरे में इसका लिख रहा हूं बेटे में फॉर्मूला मास, तीसरे में लिख रहा हूं बेटे में इसका एसिडिटी, और चौथा में लिख रहा हूं बेटे इसका इक्वल मास। ओके बेटे, जैसे मेरे पास है बेटे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH,
NaOH का फार्मूला मास कितना आएगा, वो हो गया एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। सोडियम का एटॉमिक मास हुआ बेटे 23, 23 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है बेटे, 23 प्लस 16 प्लस 1 ये हो गया 40। अब अगर NaOH को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इट जनरेट्स Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यानी पर फार्मूला यूनिट एक ही OH नेगेटिव जनरेट हो रहा है। तो इसका एसिडिटी का वैल्यू आएगा 1 और इक्वल मास आएगा 40/1, दैट इज सिंपली 40। मेरे पास है बेटी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम का एटॉमिक मास हुआ 40, ऑक्सीजन का हुआ बेटी 16, क्योंकि हमारे पास दो ऑक्सीजन है और दो H है, तो O और H का कंबाइंड में मास बनेगा बेटी 17, ठीक है। 17 दो बारी है तो 17 और 17 हुआ 34, 34 प्लस 40 बेटी ये हुआ 74। लेकिन अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इट विल गिव अस कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ पर फार्मूला यूनिट यहां जनरेट होंगे 2 OH नेगेटिव, ठीक है बेटे। इसका इक्वल मास बनेगा बेटे 74/2, 74/2 वो हुआ बेटे 37, ठीक है। ये हुआ इक्वल मास ऑफ एन अल्कीन। इसी तरह बेटे हमारे पास है इक्वल मास ऑफ ए साल्ट। इक्वल मास ऑफ ए साल्ट, इक्वल मास ऑफ ए साल्ट किसके बराबर होगा बेटे, वो होगा बेटे फार्मूला मास डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन cations per formula unit, per formula unit, okay बेटी। Since formula unit में magnitude of positive charge is equal to magnitude of negative charge, since formula unit में magnitude of positive charge is equal to magnitude of negative charge, तो equal mass of salt ऐसे भी मान सकते हैं, वो हुआ formula mass divided by magnitude of negative charge on anions per formula unit, okay बेटी, ठीक है। तो इक्वल मास ऑफ साल्ट किसके बराबर है, फार्मूला मास डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन पर फार्मूला यूनिट, ठीक है बेटी। या इक्वल मास ऑफ साल्ट इज इक्वल फार्मूला मास डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायंस पर फार्मूला यूनिट, ठीक है, ओके बेटी। तो यहां मैं एस जो लिखता हूं, पहले साल्ट, दूसरे में इसका आएगा बेटी फार्मूला मास, ठीक है, और यहां मैं इसका लिखता हूं इक्वल मास। लेट्स स्टार्ट द सिंपलेस्ट वन, लेट्स से मेरे पास है बेटी NaCl, ठीक है। तो NaCl का फार्मूला मास कितना आएगा, वो हो गया सिंपली एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक मास हुआ बेटी 23, क्लोरीन का हुआ 35.5, तो फार्मूला मास इसका हुआ बेटी 58.5, ठीक है। तो इसका जो इक्वल मास आएगा वो हो गया 58.5 डिवाइड बाय हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन या एनायन। इस पर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है बेटे 1 प्लस 1, तो सॉरी इस पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हुआ बेटे 1, इसकी इस पर है +1, इसका है -1, तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो हो गया बेटे 1 मैग्नीट्यूड वाइज, और इस पर भी हो गया नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज 1, ठीक बेटे। तो ये हो गया बेटे 58.5 डिवाइडेड बाय 1 दैट्स 58.5, ओके बेटे। नेक्स्ट जरा देख लीजिए बेटे, मेरे पास है Na2SO4, सोडियम सल्फेट, ठीक है बेटी, ठीक है। इसका फार्मूला मास कितना आएगा, ठीक है। सोडियम का मास हुआ बेटी 23, सल्फर का हो गया बेटी 32 और ऑक्सीजन का हो गया बेटी 16। सम करेंगे, ठीक, ये हो गया बेटी सल्फर का हो गया 32 और ये हो गया ऑक्सीजन, ये हुआ 16 into 4 हुआ 64, 64 प्लस 32 हुआ 96, 96 प्लस हुआ बेटे ये 23 हुआ 46, तो ये हुआ 96 प्लस हुआ 46, ये हुआ बेटे आपका हो गया ये 142, ठीक है बेटे, ये हो गया 142, ओके बेटे, ठीक है। ओके बेटी, ये हुआ 142, तो इसका कितना बनेगा इक्वल मास, ठीक है बेटी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन सोडियम 1, मगर जो कि दो कैटायंस हैं इसलिए टोटल पॉजिटिव चार्ज जो कैटायंस पर है
वो हो गई बेटी प्लस 2, तो मैग्नीट्यूड वाइज में बनेगा 2, और इस तरह SO4 पर हो गया नेट चार्ज -2 और मैग्नीट्यूड वाइज में हो गया 2, तो वो आएगा बेटी, इसका इलेक्ट्रॉन मास आएगा 142 डिवाइडेड बाय 2, यानी 142 डिवाइडेड बाय हो गया 2, जो कि आएगा बेटी इक्वल 71। ठीक है, इसी तरह मेरे पास है बेटे, मेरे पास है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का कितना बनेगा फॉर्मूला मास, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम हुआ बेटे 40, क्लोरीन का हो गया 35.5, दो क्लोरीन है 35.5 प्लस 35.5 वो हो गया 71, 71 प्लस 40 वो हो गया बेटी 111, तो इसका फॉर्मूला मास हुआ 111। 111 को मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कैल्शियम क्योंकि कैल्शियम 2 पॉजिटिव है और प्लस 2 Cl लगेगी, तो ये हो गया 111 डिवाइड बाय हुआ बेटे 2, तो ये वैल्यू बना, ये हुआ 55। ठीक है बेटे, ओके। मैं और एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरे पास है बेटे Al2SO4 पोलथाइस। ठीक बेटे, एक सल्फेट पर हो गया चार्ज -2, 3 पर हो गया -6, एक अल्युमिनियम पर हो गया +3, 2 पर हो गया +6। ठीक बेटे, अल्युमिनियम सल्फेट का एटॉम ये फॉर्मूला मास निकालेंगे, वो गया अल्युमिनियम का एटॉमिक मास हुआ 27, 27 और 27 हुआ 54, एक सल्फेट का हुआ 96 और 3 टाइम्स 96, 3 टाइम्स 96 प्लस 27, आप 27 2 टाइम्स आप कर लीजिए बेटी, आपको मिलेगा 342 फॉर्मूला मास। 342 को फिर हम डिवाइड में करेंगे बेटी शाबाश मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज 6 या मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक, जो कि इसका इक्वल मान बनेगा। ठीक बेटी, इस तरह बेटे नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो आया बेटे इक्वल मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, equal mass of oxidizing agent, equal mass of oxidizing agent। ठीक है, equal mass of oxidizing agent हुआ बेटे, वो हुआ molecular mass डिवाइड बाय। ठीक है, redox रिएक्शन में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? ठीक है, redox रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, ठीक है, वो वाला रिएक्टेंट जो redox रिएक्शन के दौरान गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स, यानी the substance which gains electrons during the redox reaction is called oxidizing agent। तो इक्वल मास ऑफ सबस्टेंस क्या हुआ बेटे, वो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है, पर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी तरह और एक है बेटे इक्वल मास ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो आएगा इक्वल बेटे, वो आएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर मॉलिक्यूल। ओके बेटी, रिड्यूसिंग एजेंट हम रिड्यूसिंग एजेंट रिडॉक्स रिएक्शन में किसको बोलते हैं बेटी? रिड्यूसिंग एजेंट रिडॉक्स रिएक्शन का वो वाला रिएक्टर है जो रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक बेटी, तो उस रिड्यूसिंग एजेंट का इक्वल मास बनेगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर मॉलिक्यूल। ठीक है बेटी, ये वाले जो दो टर्म्स हैं इक्वल मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इक्वल मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोबारा डिस्कशन में आएंगे इंशाल्लाह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है बेटी, ओके। इन जनरल मैं यहां लिखने जा रहा हूं बेटी इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास किसके बराबर है बेटी? इक्वल मास है एटॉमिक मास ऊपर होगा, या हो सकता है बेटे फॉर्मूला मास अगर आयनिक कंपाउंड है, या हो सकता है बेटे मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय बेटे n फैक्टर। यानी इक्वल मास इक्वल शाबाश डिपेंड करता है, अगर आपका रिएक्टेंट या सबस्टेंस एलिमेंट है तो उसके हम डिफाइन करेंगे एटॉमिक मास,
अगर आपका आयनिक कंपाउंड है तो उसके लिए हम डिफाइन करेंगे फॉर्मूला मास, और अगर हमारा मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो उसके लिए हम डिफाइन करेंगे जवाब मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो एन फैक्टर किसको मैंने बोला बेटे, एन फैक्टर बाद में आएगा इक्वल, अगर एलिमेंट है तो एन फैक्टर विल बी सिंपली इक्वल जवाब वैलेंसी। ठीक है, अगर आपका ये एसिड है तो एन फैक्टर आएगा बेटे इक्वल जवाब बेसिटी, बेसिटी। अगर अल्कली है तो ये एन फैक्टर आएगा बेटे एसिडिटी। ठीक है, अगर ये ऑक्साइड एजेंट है तो ये आएगा बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड पर मॉलिक्यूल, और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये आएगा बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर मॉलिक्यूल। ठीक है बेटे, ओके। तो इक्वल मास हुआ बेटे एटॉमिक मास या फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइड हुआ बेटे जवाब एन फैक्टर। मैंने आपको इक्वल मास के बारे में ब्रीफली कुछ बातें बताई। अगर आप राइटली परसीव करना चाहते हैं व्हाट इक्वल मास इज, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, एंड व्हाई इन साइंस वी आर यूजिंग दीज टर्म्स, यानी पहले हम डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, हम डिफाइन करते हैं फॉर्मूला मास, हम डिफाइन करते हैं इक्वल मास, फिर हमें इक्वल मास की जरूरत क्यों पड़ी। अगर आप इक्वल मास को कंप्लीटली परसेप्शन में लाना चाहते हैं, यानी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मूला मास, देन वेट फॉर माय लेक्चर जो मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा, ठीक है, इन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, वहां मैं इसका कंप्लीट परसेप्शन आपका डेवलप करूंगा, व्हाई वी रिक्वायर द कांसेप्ट ऑफ इक्वल मास एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वल मास इन द केमिस्ट्री। देखिए यहां जो सॉल्यूशन का एक टर्म है नॉर्मेलिटी, उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें इतना रिक्वायरमेंट था जितना मैंने आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस कराया रिगार्डिंग इक्वल मास। ठीक है, अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी। लेकिन नॉर्मेलिटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको और एक वर्ड बताता हूं, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास, व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट मास? ग्राम इक्विवेलेंट मास हुआ बेटे इक्विवेलेंट मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ठीक है, यानी किसी, अगर मान लो किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास हमें मिला 8, हकीकत में उस सब्सटेंस के 8 ग्राम देना वो इसका कहलाएगा ग्राम इक्विवेलेंट मास। यानी इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास सिंपली इक्विवेलेंट मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। Gram equivalent mass is also called is also called 1 gram equivalent, या इसको सिंपली बोलते हैं 1 equivalent, 1 equivalent। 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, या मोस्ट कॉमनली आपको मिलेगा 1 इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट। ओके बेटे, जैसे ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं निकालूं इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन, क्योंकि इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन इज एन एलिमेंट, और इससे पहले मैं बता चुका हूं इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट हो गया सिंपली इक्वल एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। What is the valence of carbon? 4. What is the atomic mass of carbon? 12. तो ये हुआ बेटे 12 by 4, that is equal to 3. यानी 3 कार्बन का आएगा बेटे, ठीक है, 3 इसका आएगा बेटे इक्विवेलेंट मास। What will be the gram equivalent mass? Gram equivalent mass, और जिसको हम बोलते हैं 1 equivalent of कार्बन, तो वो होगा बेटे हकीकतन इसके 3 ग्राम्स लेना। ठीक है, मुझे बताइए अगर कार्बन के 3 ग्राम्स एक इक्विवेलेंट है तो मुझे बताइए 6 ग्राम्स कितने इक्विवेलेंट हुए? सिंपली 2 इक्विवेलेंट। ठीक बेटे, 12 ग्राम्स फिर कितने इक्विवेलेंट हुए? 4 इक्विवेलेंट। तो फिर मैं ऐसे बोलूंगा, यहां मैं डिफाइन करने जा रहा हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर हुआ बेटे?
उसको हम सिंबलाइज करेंगे NEQ, नंबर ऑफ इक्वलेंट्स। वो हुआ गिवन मास जो सब्सटेंस का दिया होगा मगर इन ग्राम्स, और डिवाइड बाय उसका आएगा बेटी ग्राम इक्विवेलेंट मास, GEM, ग्राम इक्विवेलेंट मास। ये नंबर ऑफ इक्वलेंट्स हुआ बेटी, ग्राम इक्विवेलेंट मास। ठीक है बेटी, ये बेटी मैं और लाइन आपको सिखाने जा रहा हूं, जरा इसको गौर से देखिए बेटी। ओके बेटी, तो NEQ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, वो हुआ बेटी मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास। ठीक बेटी, अब ये ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या हो सकता है बेटी? ये हो सकता है बेटी, ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट मास है इक्वल टू, अगर एलिमेंट हुआ एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, तो अगर यहाँ इक्वल ये बना एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, तो ये बनेगा ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अगर ये आपका सबस्टेंस हुआ मान लो एसिड, तो एसिड के लिए हम डिफाइन करेंगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इक्वल मास उसका बनेगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, तो ये बनेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। ठीक है, इससे पहले मैं बता चुका हूं कि ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मुला मास, इसको हम साइंस में बोलते हैं मोलर मास। तो फिर मैं ऐसे बोलूं, ठीक है बेटी, फिर मैं बोलूं मोलर मास, तो फिर मैं बोलूं नंबर ऑफ इक्वल्स टू इक्वल मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय व्हाट बेटे मोलर मास, मोलर मास। मगर मोलर मास को हमें डिवाइड बाय करना पड़ेगा n फैक्टर, और ये n फैक्टर वैरी होगा और सिंपली मोलर मास भी वैल्यू होगा। मोलर मास कभी बनेगा ग्राम एटॉमिक मास, कभी बनेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और कभी बनेगा ग्राम फॉर्मुला मास, और n फैक्टर वैरी होगा, डिपेंड करता है अगर एलिमेंट है तो वैलेंसी, अगर एसिड है तो बेसिसिटी, अगर आपका अल्कली है तो ये आएगा इक्वल बेटी एसिडिटी, और इस तरह अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन, ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शाबाश गेन, अगर आपका रिड्यूसिंग एजेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शाबाश लॉस्ट। इस तरह से समझो। अब जरा इसको गौर से देखिए बेटे, ये गिवन मास बाय मोलर मास, क्योंकि ये n फैक्टर नीचे डिवाइड है तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं यहां से कंक्लूड करना चाहता हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स वो फिर किसके बराबर बना बेटे? वो बना बेटे मास इन ग्राम्स, मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय हुआ मोलर मास, मोलर मास। इस सारी टर्म को मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे बेटी m फैक्टर से, n फैक्टर, तो ये सारा टर्म फिर किसके बराबर हुआ? याद करिए गिवन मास बाय मोलर मास, इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं मोलैरिटी में, एंड दिस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो ये बनेगा बेटी फिर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू व्हाट बेटी n फैक्टर, n फैक्टर, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। ठीक है, अब हम नॉर्मेलिटी को समझ सकते हैं प्रॉपर्ली। ठीक, ओके बेटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो मैंने आपको यहां दिया, कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, और n फैक्टर मैंने आपको बताया हुआ है कि वो डिफरेंट सबस्टेंस के लिए कैसे आप यूज करेंगे। ठीक है बेटी, ओके बेटी, नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है नॉर्मेलिटी। देख बेटी, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी बेसिकली अगर मैं नॉर्मेलिटी कहूं, मैं कहूंगा नॉर्मेलिटी इज एन एनालॉगस टर्म ऑफ मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में फंडामेंटली एक फर्क है। मोलैरिटी में हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को एक्सप्रेस करते हैं इन नंबर ऑफ मोल्स, और नॉर्मेलिटी में हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को एक्सप्रेस करते हैं इन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर, बस ये फंडामेंटल डिफरेंस है। तो व्हाट इज नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी को मैं सिंबलाइज करने जा रहा हूं बेटे n से। नॉर्मेलिटी आएगा सिंपली इक्वल, ठीक बेटे, नॉर्मेलिटी आएगा बेटे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स NEQ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वर नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है बेटे, आप अगर आपने इससे पहला वाला लेक्चर गौर सुना हो तो आपको पता चलेगा कि मोलैरिटी हमने लिखा था नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। ठीक है बेटे, ओके, इसके नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की जो जितनी भी रिलेशनशिप है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की जितनी भी रिलेशनशिप है, वो उनका डेरिवेशन सेम है सिवाय एक फर्क के साथ। वो क्या है बेटे? जहां नंबर ऑफ मोल्स है उसकी जगह है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, और जहां मोलर मास है उसकी जगह यहां है बेटे ग्राम इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इसलिए मैं इसके डेरिवेशन पर वक्त नहीं लगाऊंगा,
आप बिल्कुल जैसे मैंने, चूंकि वहां मैंने प्रॉपर्ली आपको समझाया हुआ है, ठीक है, सेम चीजें यहां भी है, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी से इसकी सारी इक्वेशन लिख देता हूं बेटी। तो नॉर्मेलिटी अब किसके बराबर बनेगा बेटी? नॉर्मेलिटी आएगा सिंपली इक्वल, ठीक है, ये आएगा नंबर ऑफ इक्वलेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्वलेंट्स डिवाइड बाय आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर को हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर वो आएगा बेटे v सॉल्यूशन इन ml डिवाइड बाय आएगा 1000, वो 1000 ऊपर जाएगा, तो ये भी बेटे नॉर्मेलिटी हुआ, ठीक है, ओके बेटे। अब नॉर्मेलिटी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब नंबर ऑफ इक्वलेंट्स मैं अभी डिफाइन कर चुका हूं। नंबर ऑफ इक्वलेंट्स किसके बराबर होते हैं बेटे? नंबर ऑफ इक्वलेंट हुआ गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम इक्वलेंट मास। तो इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, ये हुआ मास एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट इन ग्राम इनटू हुआ बेटे 1000। जब एब्सोल्यूट इन ग्राम्स को हम डिवाइड में करेंगे ग्राम इक्वलेंट मास, वो फिर कहलाएगा इसका नंबर ऑफ इक्वलेंट। तो डिवाइड में आएगा बेटे ग्राम इक्वलेंट मास एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट इनटू हुआ बेटे, यानी मल्टीप्लाई होगा बेटे V सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है बेटी, ये भी नॉर्मेलिटी हुआ, ठीक बेटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सी बात जो हम इसको आगे ले जाएंगे बेटी, अगर मैं आपको रिलेशनशिप दिखाऊं बिटवीन नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन एंड डेंसिटी, तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर आएगी बेटी? याद करें मोलैरिटी आया था बेटी, मोलैरिटी आया था 10 इंटू था बेटी मास परसेंटेज ऑफ 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml, और मल्टीप्लाई था मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी में यहां नीचे डिवाइड था, मोलैरिटी में यहां नीचे डिवाइड था, मैंने इसको जस्टिफाई किया है इससे पहले। मोलैरिटी में यहां नीचे डिवाइड था बेटे, ठीक है, मोलर मास mb। लेकिन आप जब नॉर्मेलिटी आप डिफाइन करते हैं तो बेटे यहां नीचे आएगा डेरिवेशन सेम, डेरिवेशन सेम, जस्टिफिकेशन सेम, जो मैं इससे पहले कर चुका हूं। सिवाय एक चीज है, क्योंकि यहां मोलैरिटी में नीचे डिवीजन में था, डिवीजन में था बेटे मोलर मास, और यहां उसकी जगह आई बेटे ग्राम इक्वल मास एब्सोल्यूट, GEM, ग्राम इक्वल मास एब्सोल्यूट, ठीक है, ओके बेटे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सी बात, मैं लिखूं बेटे डाइल्यूशन फॉर्मूला, डाइल्यूशन फॉर्मूला इससे पहले मैं समझा चुका हूं बेटे, जब आप किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करने का मतलब होता है कि आप उसमें ऐड करते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट ऐड करने से जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो चेंज नहीं होगा। यहां सॉल्यूट के अमाउंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंस। इसका मतलब ये हुआ अपॉन डाइल्यूशन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट विल रिमेन कांस्टेंट। तो मैं यहां पहली बात नहीं जा रहा हूं, अपॉन डाइल्यूशन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट रिमेन कांस्टेंट। अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन डाइल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट, तो फिर मुझे बताइए अगर मेरे पास इनिशियली एक सॉल्यूशन है, उसका नॉर्मेलिटी है बेटे Ni, ठीक बेटे, और मैं बोलूं उसका वॉल्यूम है Vi, इससे पहले मैं डिफाइन कर चुका हूं, नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आएगा सिंपली NiVi। अब अगर मैं इस सॉल्यूशन को डाइल्यूशन करूं, डाइल्यूशन करने का मतलब ये हुआ कि मैं इसमें पानी ऐड कर रहा हूं या सॉल्वेंट ऐड कर रहा हूं, ठीक है, और सॉल्वेंट ऐड करने से सडनली क्योंकि वॉल्यूम चेंज हुआ है, नॉर्मेलिटी चेंज हुआ, लेट अस से नॉर्मेलिटी चेंज हुआ NF, ठीक है, और वॉल्यूम भी सडनली चेंज हुआ, दैट इज VF। मगर मुझे बताइए जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है क्या वो चेंज होने जा रहा है? द आंसर इज सडनली नो, क्योंकि हम सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट के पहले होंगे वही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट के बाद में होने चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सिंपली इक्वल NiVi, और यहां फिर आना चाहिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स N फाइनल V इनिशियल, N फाइनल V फाइनल। तो फिर मैं बोलूंगा
तो फिर हम इसको कंक्लूड ऐसे करेंगे बेटे, फिर हम इसको कंक्लूड ऐसे करेंगे, ठीक बेटे। फिर एन आई वी आई आना चाहिए इक्वल शाबाश एन फाइनल वी फाइनल। याद करें जब हमने मोलैरिटी में यही इक्वेशन लिखी थी तो फॉर्मूला इस तरह से था, एम आई वी आई इक्वल एम फाइनल वी फाइनल। वहां हमने लिखा था अपॉन डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है बेटे। तो वहां यहां सिर्फ इतना फर्क है, यहां सोल्यूट का अमाउंट एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन एनालॉगस टर्म, इसलिए मैंने कहा था मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी आर एनालॉगस टर्म्स, ठीक है बेटे। ओके, अगेन वहां यहां मैं बताऊं, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडिड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडिड, फाइनल वॉल्यूम है सॉल्वेंट का, फाइनल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वी फाइनल, और इनिशियली है वी आई। तो कितना वॉल्यूम हमने फिर ऐड किया है बेटी, वो सिंपली हुआ वी फाइनल माइनस वी आई, ठीक बेटी, वी फाइनल माइनस वी आई। अगेन मैं अगर इस इक्वेशन से वी फाइनल सब्स्टिट्यूट करूं तो वो आएगा बेटे एन आई वी आई डिवाइड बाय हुआ बेटे एन एफ, यानी वी एफ को सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं, वो एन आई वी आई डिवाइड बाय एन एफ। तो ये बनेगा एन आई वी आई डिवाइड बाय एन एफ माइनस वी आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा एन आई वी आई माइनस एन एफ वी आई डिवाइड बाय बनेगा बेटे शाबाश एन एफ। वी आई कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा इक्वेशन, ये बनेगा बेटे एन आई माइनस एन एफ डिवाइडेड बाय एन एफ इनटू आएगा बेटे वी आई, ठीक। इसी तरह से ठीक बेटे, और एक टर्म जो मैं बताने जा रहा हूं बेटे वो है नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, normality NR of the resultant solution, resultant solution obtained by mixing, two or more than two similar solutions, okay बेटे, obtained by mixing two or more than two similar solutions। देख बेटे, हाँ यहां फिर से एक बात जो है मैं आपको जहन में डालने जा रहा हूं बेटे, ठीक है, वो ये वाली बात कि मैंने वर्ड यूज किया सिमिलर सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ जिन सॉल्यूशन पे बात कर रहा हूं, लेट्स से ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक बेटे, लेट्स से HCl का, HCl एक्वस, और इसका नॉर्मेलिटी है N1 और इसका वॉल्यूम है V1। मैंने इसको दूसरा सॉल्यूशन HCl का ही ऐड किया बेटे, और इसका नॉर्मेलिटी है N2, इसका वॉल्यूम है V2। इन दोनों को मिक्स करने के बाद लेट्स से रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना और उसका नॉर्मेलिटी है NR और इसका वॉल्यूम है VR, मगर ये अगेन HCl का ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगेन मैं बोलने जा रहा हूं, ठीक है, सिर्फ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl जो इसमें होंगे, लेट्स से इसमें 5 इक्विवेलेंट थे और इसमें 3 इक्विवेलेंट थे, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में जो टोटल इक्विवेलेंट्स होंगे वो होंगे 8, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज एन एक्टिव प्रॉपर्टी। तो इसमें कितने इक्विवेलेंट्स थे NiVi, इसमें कितने इक्विवेलेंट्स है N2V2, और इसमें कितने इक्विवेलेंट्स आएंगे NrVr। फिर नहीं आना चाहिए NrVr इक्वल N1V1 प्लस N2V2, है बेटे। मगर ये इक्वेशन तब यूज करोगे जब आप HCl को HCl ही ऐड करोगे, H2SO4 को H2SO4 ही ऐड करोगे, यानी इन्हीं के सॉल्यूशन मिक्स करोगे। दिस इज ट्रू अगर आप HCl को NaOH ऐड करोगे, ठीक है। तो इसमें गौर सुनने वाली बात ये है कि ये टॉपिक का नाम है नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर देन टू सिमिलर सॉल्यूशंस, ठीक है। ओके बेटे, तो फिर मैं यहां बात करूं, ठीक बेटे, तो फॉर्मूला बनना चाहिए इस तरह से, ठीक बेटे, NrVr पहला इक्वेशन बनना चाहिए, NrVr should be equal NiVi plus N2V2, ठीक बेटे, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके बेटे। फिर दूसरा Vr रिजल्टेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए सिंपली V1 प्लस V2, इसको हम बोलेंगे बेटे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां से मैं बात करूं, यहां से मैं बात करूं बेटे, वो ये वाली बात कि NR किसके बराबर आएगा, NR हो गया बेटे इक्वल शाबाश हो गया N1V1
प्लस N2V2 डिवाइड बाई VR। अब VR किसका रहा बेटे, V1 प्लस V2। तो इस तरह से हम नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर इन जनरल बात करूं, इन जनरल अगर इसको हम जनरल करें, जनरलाइज करें, क्योंकि मैंने अभी 2 सॉल्यूशन को मिक्स किया था, अगर मैं 3 सॉल्यूशन को मिक्स करता या 4 सॉल्यूशन को मिक्स करता तो जरा ऊपर गोश्त देंगे बेटे, फिर मैं इसको लिखूं, ये आएगा समेशन ऑफ NiVi and I will range from 1 to n डिवाइड बाय आएगा बेटे समेशन ऑफ Vi and Vi ये हुआ 1 to n। ठीक, फिर अगर आपके पास 3 टर्म्स हैं तो समेशन स्टैंड्स फॉर, ये बनेगा N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3, नीचे आएगा बेटे V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ठीक है बेटे, नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन normality and molarity। Relationship between normality and molarity। Relation between normality and molarity। ठीक है बेटी, relationship between normality and molarity। हम जानते हैं नॉर्मेलिटी, अभी मैं डिफाइन कर चुका हूं, नॉर्मेलिटी आएगा बेटे इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूट डिवाइडेड बाय V सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इससे पहले मैं ऊपर जस्टिफाई कर चुका हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल ये हुआ नंबर ऑफ मोल्स सब्स्टिट्यूट इनटू n फैक्टर डिवाइडेड बाय बेटे, क्योंकि ये मैं इसी तरह जस्टिफाई कर चुका हूं, वो हो गया V सॉल्यूशन इन लीटर। ओके बेटे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय V सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक बेटे, ये हुआ बेटे मोलैरिटी। तो फिर कंक्लूजन ऐसे होगा बेटे, नॉर्मेलिटी होगा इक्वल मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, यानी नॉर्मेलिटी आएगा इक्वल मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। ठीक है बेटे, और एक बात में जो करने जा रहा हूं बेटी, वो मैं यहां लिखने जा रहा हूं न्यूट्रलाइजेशन फार्मूला। न्यूट्रलाइजेशन फार्मूला ओके बेटी। न्यूट्रलाइजेशन फार्मूला, ओके बेटे, न्यूट्रलाइजेशन फार्मूला। ठीक बेटे, न्यूट्रलाइजेशन फार्मूला बेसिकली बेस्ड है अपॉन दिस थिंग, यानी केमिकल सब्सटेंसेस ऑलवेज कंबाइंड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंस। इस स्टेटमेंट को हम साइंस में बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, यानी न्यूट्रलाइजेशन फार्मूला इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ chemical equivalents। Okay बेटी, what is law of chemical equivalents? Law of chemical equivalents ये है कि chemical substances always combine in terms of equivalents in the simplest ratio of 1:1। chemical substances always combine in terms of equivalents in the simplest ratio of 1:1। ठीक है, अगेन मैं ये बात करने जा रहा हूं, why chemical substances combine in terms of equivalents in the simplest ratio of 1:1। बेटी, अगर इस स्टेटमेंट का आप जस्टिफिकेशन चाहते हैं देन अगेन, ठीक है, यू वेट फॉर माय लेक्चर, जो मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, ठीक है, इन द बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन यहां इसको डिस्कस करने बैठेंगे तो फिर ये अपने आप में एक पूरा डिस्कशन है बेटी। ठीक, हां, लेकिन यहां इसको मैं एज ए लॉ यूज करने जा रहा हूं। तो व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट्स? केमिकल सब्सटेंसेस ऑलवेज कंबाइन इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट्स इन द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ 1:1। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास 2 रिएक्टिंग सब्सटेंस हैं, ठीक है, अगर एक रिएक्टिंग सब्सटेंस के मैं 10 इक्विवेलेंट लूंगा तो दूसरे सब्सटेंस की कंपलसरी चाहिए 10 इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि मैंने 2 रिएक्टिंग सब्सटेंस लिए, एक के मैंने लिए 5 इक्विवेलेंट और दूसरे के लिए मैंने 10, क्योंकि 5 वाला इक्विवेलेंट जो है वो कम है तो 5 इक्विवेलेंट के साथ कंबाइन करेगा,
दूसरे सब्सटेंस के 5 इक्वल रहेंगे अनरिएक्टेड। यानी केमिकल सब्सटेंस ऑलवेज कंबाइन इन टर्म्स ऑफ इक्वलेंस इन द सिंपलेस्ट रेशियो 1:1। यानी एक सब्सटेंस के 2 इक्वलेंट दूसरे सब्सटेंस के हमेशा 2 इक्वलेंट के साथ ही कंबाइन करेंगे। अगर एक सब्सटेंस के 10 इक्वलेंट्स हैं तो वो दूसरे सब्सटेंस के 10 इक्वलेंट के साथ ही हमेशा कंबाइन करेंगे बेटे। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। मान लो मेरे पास बेटे हैं, ये मेरे पास है एसिड, और इस एसिड का लेट अस से मेरे पास है इस एसिड का नॉर्मेलिटी Na और इसका वॉल्यूम है Va। ठीक है, मगर ये एसिड है बेटे, ये मैंने लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके बेटे, ठीक है, और यहां मैंने लिया है बेटे, ये मैंने लिया है बेटे बेस, और ये मैं अगेन बोल रहा हूं ये है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और यहां लेट्स से इसका नॉर्मेलिटी है Mb और इसका वॉल्यूम है Vb। अब अगर मैं इस वाले सॉल्यूशन को इस वाले सॉल्यूशन के साथ मिक्स करूंगा तो सर्टेनली यहां न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन होगा। एसिड बेस, एसिड और बेस के दरमियान जो रिएक्शन होती है उसको आप बोलते हैं न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन, और इसके दरमियान इसके दौरान क्या बनेगा, वाटर और प्लस मिलेगा बेटे साल्ट। ठीक है, और इन दो को मिक्स करने के बाद मैंने ऑब्टेन किया रिजल्टेंट सॉल्यूशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन या रिजल्टेंट मिक्सचर, रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अब इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन में क्या हो सकता है बेटे, इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, मैं उसको अभी क्वेश्चन मार्क डाल दूंगी। रिजल्टेंट सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स। ठीक है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में एक बात तो तय है कि साल्ट होगा। व्हाई? क्योंकि एसिड और बेस जब कंबाइन करेंगे, जैसे मान लो ये था HCl और ये था बेटे NaOH, तो HCl प्लस NaOH जब दोनों को मिक्स करूंगा देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ NaCl, तो साल्ट तो मौजूद ही होगा बेटे। ठीक है, ओके बेटे। उसके साथ साथ क्या पॉसिबिलिटी है, उसके साथ साथ ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा पॉसिबल है अगर इसके इक्विवेलेंट्स यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस के इक्विवेलेंट के बराबर हो, क्योंकि सब्सटेंस ऑलवेज कंबाइन इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट्स। अगर मैंने यहां NaVa का वैल्यू 5 इक्विवेलेंट था, NbVb का वैल्यू 5 इक्विवेलेंट था, तो 5 इक्विवेलेंट के साथ कंबाइन करेंगे, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में सिर्फ बचेगा साल्ट और ना उसमें एसिड बचेगा ना बेस बचेगा। लेकिन अगर मैंने NbVb यानी इसका मल्टीपल यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बेस के मैंने लिए 10 और इस NaVa का वैल्यू सिर्फ 5 आया, तो 5 के साथ कंबाइन करेंगे, रिजल्टेंट सॉल्यूशन बेसिक होगा, उसमें 5 इक्विवेलेंट बचेंगे बेस के, ठीक है, और दूसरा मिलेंगे शाबाश 5 इक्विवेलेंट साल्ट के, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है बेटी, तो फिर यहां इसका मतलब ये हुआ कि यहां केसेस अराइज होंगे। ठीक है बेटी, वो कौन कौन सा केस अराइज होगा बेटी? पहली बात नंबर फर्स्ट, इसको मैं बोलूंगा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, अगर NaVa Na मल्टीप्लाई में Va ये होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, अगर ये आया बराबर इक्वल टू NbVb नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, तो इस वाले केस में रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो होगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा न्यूट्रल, रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा बेटी न्यूट्रल, और उसका pH जो होगा बेटी वो होगा इक्वल टू 7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके बेटी, मगर ये जो स्टेटमेंट या जो जितने भी मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं ये सारे के सारे तब सही है जब आपका एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और आपका बेस स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, अदरवाइज ऊपर वाला स्टेटमेंट है यानी उसका pH 7 होगा, ये कोई जरूरी बात नहीं है। ठीक है बेटी, ओके। केस सेकंड, केस सेकंड, केस फर्स्ट में अगर मैं आपको बोलूं केस फर्स्ट में व्हाट विल बी द नॉर्मेलिटी ऑफ द एसिड लेफ्ट इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, द आंसर इज 0। व्हाई? सारा एसिड रिएक्ट कर दिया। अगर मैं बोलूं व्हाट विल बी द नॉर्मेलिटी ऑफ द बेस इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, द आंसर इज अगेन 0। व्हाई? द आंसर इज सिंपल, क्योंकि रिजल्टेंट सॉल्यूशन में जो जितने भी इक्विवेलेंट एसिड और बेस के थे वो सारे के सारे रिएक्ट कर गए, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में सिर्फ साल्ट बचा। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं केस सेकंड, अगर आपका NaVa was greater than NbVb से, इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड ज्यादा है और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस कम है, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन हमारा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा बेटी एसिडिक, एसिडिक, और इसका pH जो होगा बेटी वो होगा लेस देन 7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस वाले केस में, इस वाले केस में, इस
इस वाले केस में फाइनली जो सॉल्यूशन बचेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ बेस कम है, जैसे NBVB का वैल्यू मल्टीप्लाई करके आपको मिला 2 और NAVA का वैल्यू मल्टीप्लाई करके 6 मिला, तो 2 2 के साथ कंबाइन करेगा, इसका मतलब आपके रिजल्टेंट सॉल्यूशन में बचेगा बेटे नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ एसिड इक्वल टू 4। ठीक है, तो फिर मैं ऐसे बात करूं तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक होगा, इसलिए इसमें नॉर्मेलिटी जो होगा, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, ठीक है, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड NR नॉर्मेलिटी इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, मगर वो किसका होगा बेटे, एसिड का। बेस का कितना होगा, ठीक है, बेस का तो सिंपली 0 होगा, क्योंकि जो NBVB है बेटे, क्योंकि वो कम अमाउंट में, वो सारा का सारा रिएक्ट कर दिया, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में सिर्फ एसिड बच रहा है, और वो कितना आएगा बेटे, उसमें उसके जो इक्वल बचेंगे NAVA माइनस हुआ बेटे NBVB, ये है नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ एसिड लेफ्ट इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वो अप्रॉक्सीमेटली आएगा बेटे VA प्लस VB। यानी रिजल्टेंट सॉल्यूशन में नॉर्मेलिटी हम डिफाइन करेंगे एसिड का, बेस का सिंपली होगा इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, अगेन ये जो इक्वेशन है जो मैंने यहां लिखा केस सेकंड, ये वैलिड तब है जब आपका, ठीक है, जब आपका एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, ठीक है, केस थर्ड बन सकता है बेटे, अगर आपका NAVA हुआ लेस देन NBVB, अगर आपका NAVA हुआ लेस देन NBVB, यानी अभी नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ बेस ज्यादा है देन नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ एसिड, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ एसिड मान लो आपके पास ये वैल्यू 4 था और इसका वैल्यू 10 था, 4 के साथ कंबाइन करेंगे तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में बचेंगे बेस के इक्विवेलेंट्स, यानी रिजल्टेंट सॉल्यूशन आपका बेसिक होगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो होगा बेटे वो बेसिक होगा, और उसका pH जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस वाले केस में जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन के लिए हम डिफाइन करेंगे, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में बचेगा बेस, और वो कितना आएगा बेटे, वो आएगा, उसके कितने इक्वेशंस बचेंगे, NBVB माइनस NAVA डिवाइड बाय, ये है नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ बेस जो बचे होंगे रिजल्टेंट सॉल्यूशन में, डिवाइड करूंगा बाय वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, दैट इज VA प्लस VB। तो इस तरह से निकाला जाएगा। जी बेटे, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक बेटे, लेकिन मैं इसको जो अभी हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर मैं इसको आगे ले जाऊं तो फिर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में शिफ्ट होंगे। क्यों? क्योंकि यहां अगर आप गौर से देखेंगे, ये जो इक्वेशन है केस फर्स्ट, केस सेकंड या केस थर्ड, इसमें जो भी मैंने डिस्कशन किया, ये सारा का सारा डिस्कशन ट्रू है जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया। व्हाट अबाउट दिस थिंग, अगर आपका एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, तब इनमें से कोई भी स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि यहां जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो यहां जो साल्ट बनता है बेटे, ठीक, वो बनता है साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और आपने 11th में सुना होगा साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ठीक है बेटे, लेकिन बाकी जितने भी टाइप्स, व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? वो हाइड्रोलिसिस है बेटे salt का रिएक्शन विद द वाटर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड प्लस बेस, यानी रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन के दौरान एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके बनाता है वाटर प्लस साल्ट। अगर साल्ट वाटर के साथ रिवर्स वापस कंबाइन करें और जनरेट करें अगेन एसिड प्लस बेस, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, क्योंकि मैंने यहां स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, यहां जो साल्ट बन रहा है वो है साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए यहां साल्ट हाइड्रोलिसिस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है बेटी, अगर आपका एसिड वीक होता और आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता, ठीक है, तब वहां बनता साल्ट ऑफ, अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होता या एसिड आपका वीक होता और बेस आपका स्ट्रॉन्ग होता, तब आपका बनता साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उसका होता है बेटी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इस तरह अगर आपका है, ठीक है, साल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका भी होता है हाइड्रोलिसिस। इस तरह अगर कभी बनेगा साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो उसका भी होता है हाइड्रोलिसिस। यानी इसके और ज्यादा नंबर ऑफ केस बनेंगे। ठीक है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बाद में जो होगा, ठीक है, यहां जो पर्टिकुलर केस मैंने दिखाया, इसमें तो मैंने ये कहा कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन न्यूट्रल, ठीक है, और उसका पीएच मैंने डायरेक्टली लिखा क्या 7। लेकिन अगर आपका ये एसिड होता है इनिशियली स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी वीक एसिड, और दूसरा होता स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, तब इसमें क्या बनता? एक पॉसिबिलिटी ये थी कि इसमें बनता बफर। ठीक है, कौन से टाइप का बफर बनता, ये इंशाल्लाह मैं आगे डिस्कस करूंगा। इक्विलिब्रियम में आप इंशाल्लाह मेरे साथ लेके चलेंगे, तो आई विल शो द मैजिक ऑफ द स्टेटमेंट लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस विद इन सेकंड्स,
विद इन सेकंड्स जनरेट कर पाएंगे फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस। यानी अगर आपका वीक एसिड है, अगर आपका वीक एसिड है, वीक बेस है, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, या स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है, कैसे आप उनका पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन सेकंड्स, ठीक बेटी, विद इन सेकंड्स। और कैसे वो कॉन्सेप्चुअली आप मेमोराइज किए बगैर उनकी इक्वेशन लिख सकते हैं। लेकिन यहां चूंकि हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं इसलिए यहां टॉपिक से डिबेट हो जाएंगे, ठीक है। इफ यू वांट टू टेस्ट दिस टॉपिक, if you want to get the right taste of this topic, then stay connected with me, ठीक बेटी। इंशाल्लाह मैं ये सारा डिस्कशन कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, इन द आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, जहां मैं इसको पूरे डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये सारा जिसको मैं अभी ऊपर लिखा था न्यूट्रलाइजेशन फार्मूला, ठीक है बेटी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपका कंक्लूड हुआ टॉपिक, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक बेटी।